नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील गोस्वामी और जीएस डोज का हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था उसमें डे 1 डे 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और डे 3 आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें ताकि हर वीडियो का पीडीएफ आपको वहाँ मिल सके और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव, धोई, गोवर्धनाचार्य, लक्ष्मण सेन। तो इजी सा क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य द्वारा किस मौर्यकालीन वस्तु को प्रतीक के रूप में अपनाया जाता है? प्रतीक मतलब सिंबल के रूप में, मौर्यकालीन वस्तु है और भारतीय गणराज्य द्वारा। कमल, स्वास्तिक, एक सिंह के पीछे चार सिंह या रथ का पहिया? तो राइट आंसर क्या है? एक शेर के पीछे चार सिंह। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। दक्षिण पश्चिमी मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो 15 जुलाई तक जो है पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवने हैं वो 1 जुलाई तक हैं, वो केरल तट पे पहुंचती हैं। ठीक है, केरल के तट पर। और ये 10 से 15 जुलाई तक हम बात करें तो ये मुंबई, कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। और 15 जुलाई तक तो वैसे ही पूरे जो है देश में ये सक्रिय हो जाती हैं। और जो मानसूनी पवने हैं वो सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचते हैं। कब तक? 1 मई तक पहुंच जाती हैं। 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बांध आप बताएंगे कमेंट करके। महानदी, सोन, नर्मदा, गंगा। तो इजी प्रश्न है, हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे? महानदी के ऊपर। ठीक है, तो ओडिशा राज्य के अंदर। कौन से राज्य के अंदर है ये? ओडिशा राज्य के अंदर। संबलपुर के समीप है ये महानदी। और इसकी जो लंबाई की मैं बात करूं तो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, किस पे? महानदी पे बना हुआ है, 25.8 किलोमीटर है। संबलपुर के समीप पड़ता है और इससे 3 नहरें निकाली गई हैं। इस बांध से जो यहाँ बना हुआ है 3 नहरें निकाली गई हैं, बोरागढ़ नहर, सासन नहर और संबलपुर नहर। और इस परियोजना जो ये परियोजना है राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। ठीक है, राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसको। क्लियर है? नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, जर्मनी, जापान या फिर सोवियत संघ? तो जो सोवियत संघ है उसके सहयोग से भिलाई, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। और यहाँ पर 1953 में 1953 में सोवियत संघ के सहयोग से ये जो है प्लांट लगाया गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। अब आप सब कहेंगे कि सर जो सबसे नज़दीक तो जो है कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, तो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। ऐसा क्यों? बुध सबसे नज़दीक होने के कारण जो इसका वायुमंडल है वो ये नष्ट कर देता है। ठीक है, इतनी हीट के कारण। तो जो शुक्र है उसको हम सबसे गर्म ग्रह मानते हैं। क्लियर है? निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल भूकंप परिमाण के लिए, भूकंप को नापने के लिए, या फिर हवा की आर्द्रता के लिए, वायु का वेग, या फिर तरल घनत्व? तो इजी सा प्रश्न है, क्या आंसर होगा? रिएक्टर स्केल से हम भूकंप मापते हैं, भूकंप का परिमाण करते हैं इससे, रिएक्टर स्केल से। ठीक है, तो अब हम बात करें भूकंप की बात हो रही है यहाँ पे, तो रिएक्टर स्केल इसकी तेजी, तीव्रता कितना तेज भूकंप आया। और जो भूकंप मापने वाला यंत्र होता है ये 0 से 9 के बीच में काम करता है। हम बात करें रिएक्टर स्केल की तो 0 से 9 का इसका पैमाना होता है या मानक होता है। और इसका जो आविष्कार पूछ लें तो इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर, मतलब लास्ट में जो नाम होगा वो रिएक्टर ही होगा। चार्ल्स एफ रिएक्टर ने जो है रिएक्टर स्केल का आविष्कार किया था। 0 से 9 इसका मानक होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेइक या फिर नंदनागरी? इनमें से कौन सी लिपि थी जो
प्राचीन काल की बात हो रही है, दाईं ओर से बाईं ओर, तो कौन सी लिपि थी भाई? खरोष्ठी लिपि। बी राइट होगा, खरोष्ठी लिपि, दाईं ओर से बाईं ओर। ये उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसका जो पढ़ने वाले थे, मतलब इसको पढ़ने का जो श्रेय है वो कुछ विद्वान थे, जैसे मैसन, प्रीसेप, नोरिस, लेसेन, कनिगम आदि विद्वानों ने इसको पढ़ा था। हम बात करें खरोष्ठी लिपि की, तो जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के वृद्ध शिलालेख हैं जो, वो खरोष्ठी लिपि में हैं। ठीक है, कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो जितने भी जो मिले हैं वहाँ शिलालेख, वो खरोष्ठी लिपि में हैं। और ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं, अब यहाँ गलत हो जाएगा, दाईं से बाईं की बात करेगा तो खरोष्ठी, और यहाँ बाईं से दाईं उल्टी बात करेगा तो फिर ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राजा खारवेल किस चंदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, पुरुषपुर या फिर कन्नौज? तो किसके थे भाई? कलिंग के। ठीक है, राजा खारवेल कलिंग जो है चंदी वंश के महानतम शासक थे। यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ, राजा खारवेल जो कलिंग है वो वर्तमान उड़ीसा, और चंदी वंश हम बात करें महावेगवाहन और महानतम शासक थे। क्लियर है यहाँ तक आपको? हाँ, और इसके विषय में अधिकांश जानकारी जो उदयनिगिरी पहाड़ियों और आथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है और कोई सन इसमें जो है नहीं बताया गया है। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा, राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, चालुक्य? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासकों ने जो है एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कृष्ण देव जो थे, कृष्ण प्रथम, उनके शासनकाल में किया गया, और इसका वर्णन बड़ौदा अभिलेख में भी किया गया है। कौन से अभिलेख में? बड़ौदा अभिलेख में, बड़ौदा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय है? विजयसेन, लक्ष्मण सेन, देवपाल या फिर धर्मपाल? तो जो लक्ष्मण सेन थे, राजा लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण संवत चलाई थी उन्होंने। हम बात करें तो लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया था उन्होंने। राजा लक्ष्मण सेन 1100, जो हम बात करें इनकी, 1178 से लेके 1206 तक बंगाल के जो है सेना राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे ये। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, जैसे कोई जैन धर्म को, कोई बौद्ध धर्म को, तो ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इब्न बतूता। अकबर, बाबर, हुमायूं या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, डी राइट आंसर होगा। उनके शासनकाल में जो है इब्न बतूता है वो आए थे 1333 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया 1333 में। वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। उसकी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं आपसे, तो पुस्तक का नाम है रेहला। ठीक है, उनके शासनकाल में आया था ये। कब? 1333 में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। दिल्ली का काजी बना दिया इसको। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? कृष्णदेव राय ने, हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने या फिर सालूर नरसिंह ने? जो विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? बुक्का प्रथम। सी राइट होगा, बुक्का प्रथम ने। ठीक है, सी राइट आंसर है। देखिए 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ जिसने मदुरा को अपने राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गगन देवी की कृति मदुरा विजयम में मिलता है। थोड़ा सा डीपली है, ध्यान से सुनना है। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो बुक्का ने 1374 में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल भेजा था 1374 में, और संगम वंश के थे वो। संगम वंश की स्थापना 1336 में उन्होंने उनके बड़े भाई हरिहर
और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया है? रामानंद ने, शंकर देव ने, निम्बारक ने और चैतन्य ने। तो जो शंकर देव थे, शंकर देव ने वैष्णव धर्म को कामरूप जो असम है कुछ बिहार में लोकप्रिय बनाया और इन्होंने एकैश्वर्यवाद पर जो है जोर देकर वर्गित परंपरा को जन्म दिया। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभीष्ट मानते थे। इस धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता नहीं थी। शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। कीर्तन घोष उनकी प्रमुख रचना है। कीर्तन घोष याद रखना आपको। शंकर देव की हम बात कर रहे हैं तो उनकी प्रमुख रचना पूछ ले तो आप बता दोगे कीर्तन घोष। ठीक है, कीर्तन घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो जहांगीर के जो है काल में 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के जो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे 1608 में। जहांगीर थे उस टाइम, तो 1608 में आए थे वो। 1608 के अंदर विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में भारत आए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध सती प्रथा पर बैन किसने किया? विलियम बेटिक, वॉरेन हस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा की हम बात करें तो जो विलियम बेटिक की हम बात करें, उन्होंने जो है इस पर रोक लगाई थी। विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक जो 1828 से 1835 ईस्वी था। इसने 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंध कर दिया। आरंभ ये कानून केवल बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उनमें लागू था और बाद में इसको पूरे भारत में लागू किया। स्टार्टिंग में इसको बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया और बाद में इसको पूरे भारत में लगाया गया। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर ये विशेष प्रकार के सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, ये राइट है। चलिए भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कलकत्ता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर, ए राइट होगा। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम खेती, जनसंख्या वृद्धि। तो राइट आंसर होगा झूम खेती। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन अपना, सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है? एजेटोबैक्टर, अमीबा, कोलेरपा, टैक्सीफोलिया या यीस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? जो कोलेरपा टैक्सीफोलिया है, सी राइट आंसर होगा। ये एक सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। हम बात करें कोलेरपा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। ठीक है, 6 से लेके 12 इंच तक जो है ये कोलेरपा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही डे 3 में, और जल्दी ही डे 4 लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।